जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पिछले कुछ समय से भारत में एक बहस चल पड़ी है जिसमें सवर्णों को विदेशी बताया जा रहा है और खास तौर पर ब्राह्मण निशाने पर हैं। और जो निशाना लगा रहे हैं उनमें से अधिकतर दलित हैं या आदिवासी। और आपको यह आश्चर्य होगा जानकर कि जो अपने को देश का मूल निवासी कह रहे हैं वास्तव में ये लोग भी विदेशी हैं, यदि इनकी थ्योरी पर भी हम चले तो। क्योंकि भारत के अधिकतर आदिवासी या तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या मंगोल इलाके से, जबकि जो दलित जातियां कही जाती हैं वे अफ्रीका या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई हैं। यह मेरी थ्योरी नहीं है बल्कि जिन लोगों ने मानव प्रजाति पर शोध कार्य किया है उनकी थ्योरी है। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल जो कि हिमालयी सिविलाइजेशन पर केंद्रित है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पनपी मानव सभ्यताओं में मनुष्य के उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं। यदि हम भारत की पौराणिक कथाओं में कहें और सनातन धर्म की बात माने तो इसमें ब्रह्मा जी ने मानव सभ्यता का विकास किया। ईसाई सभ्यता आदम और हव्वा से यह मानव सभ्यता के विकास की बात करती है। इसी तरह इस्लाम में भी है। यह अलग बात है कि हिंदू या ईसाई या अन्य सभ्यताएं इससे आगे बढ़कर जो वैज्ञानिक अवधारणाएं उस सहमत हैं, बस इस्लाम अभी अपनी प्राचीन अवधारणा पर टिका बैठा है। मानव विकास की एक डार्विन थ्योरी भी है और अधिकतर वैज्ञानिक उसी पर विश्वास करते हैं। मानव प्रजातियों के विकास को लेकर जो भी अवधारणाएं सामने आई हैं उनमें एक ये भी है कि 3 लाख साल पहले धरती पर मनुष्य की 9 प्रजातियां अस्तित्व में आई थी। अभी केवल सिर्फ एक ही प्रजाति बची है। मनुष्य की एक प्रजाति थी होमो निएंडरथैलेंसिस, जिसे निएंडरथल्स भी कहा जाता है। ये नाटे शिकारी थे और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने के अभ्यस्त थे। इसी तरह डेनिसोवन्स प्रजाति एशिया में रहती थी, जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रोडेशियंसिस अफ्रीका में पाई जाती थी। आज मनुष्य की होमोसेपियंस प्रजाति ही है, परंतु होमोसेपियंस मूल प्रजाति नहीं थी। यह 2 अलग अलग नस्लों से विकसित हुई थी। माना जाता है कि मनुष्य ओरेंगुटेन की एक शाखा ने कुछ परिस्थितियों के कारण शेष बंदरों से अलग व्यवहार अपनाया था, जैसे कि उसने पेड़ों पर चढ़ने के बजाय जमीन पर रहना शुरू कर दिया था। फिर जमीन की चुनौतियों से निपटने के लिए उसका शरीर और दिमाग उसी तरह बदलने लग गया था और अब वह 4 पैरों के बजाय 2 पैरों से चलने लगा था खड़े होकर। और इस प्रक्रिया में उसकी रीढ़ की हड्डी में भी बदलाव आया और हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद वह खाने की समस्या से निपटने के लिए उसकी एक छोटी शाखा उनसे अलग होकर अलग चली गई थी। इस तरह 2 शाखाएं अलग अलग चली गई थी और वर्षों तक विभिन्न शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में रहने से उनमें बहुत बदलाव आ गया था। फिर लाखों वर्षों के संघर्ष के बाद इन्हीं में से एक अर्धविकसित प्रजाति का उदय हुआ था और जिसे निएंडरथल के नाम से जाना गया। वह हृष्ट-पुष्ट था, 2 पैरों पर खड़े होकर चलता था, शिकार करना उसे सब कुछ आता था, लेकिन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों को उसकी शारीरिक प्रणाली सहन नहीं कर पाई और उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता अत्यधिक कमजोर थी। उनकी समकक्ष एक प्रजाति थी जो थी डेनिसोवर, और इन जब दोनों का आपस में संपर्क हुआ यानी निएंडरथल और डेनिसोवर का, तो इनसे तीसरी नस्ल निकली थी। वह शारीरिक तौर पर भले ही उतनी सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन उसमें सामाजिक और सामूहिक ढांचा विकसित करने की अद्भुत कला थी। मुश्किलों से निपटने में भी उनमें बेहतर रणनीति बनाने की कला मौजूद थी। और ये जो नई नस्ल आई थी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पहली वाली जो उसकी पैतृक नस्ल थी यानी निएंडरथल और डेनिसोवर उनसे ज़्यादा थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि होमोसेपियनस की प्रजाति सामने आई और यह विकसित होकर धरती पर सबसे उन्नत नस्ल के तौर पर आज भी अस्तित्व में है। यानी इसकी जन्मदाता 2 अलग अलग नस्ल थी। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने के कारण इनके तौर तरीके, उनके शारीरिक बनावट और कई चीज़ों में अंतर भी आ गया था। मोटे तौर पर मनुष्य की प्रजाति को 4 भागों में बांटा गया है: काकेसाइट,
मंगोलॉयड, निग्रोइड और ऑस्ट्रोलाइड। माना जाता है कि इन्हीं 4 प्रजातियों से मनुष्य विकसित हुआ है। हालांकि इनके अलावा भी इनकी कुछ उप श्रेणियां भी मानी गई हैं। मानव विज्ञानियों के अनुसार भारत में विभिन्न प्रजातियों के लोग हैं और इनका जो वर्गीकरण है वो कई तरह से किया गया है। खासतौर पर BS गुहा ने मौजूदा जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनको कई समूह में बांटा है। वैसे तो अलग अलग मानव विज्ञानियों ने अलग अलग श्रेणियां दी है, लेकिन अभी इस समय BS गुहा की जो श्रेणी दी है उनकी बात करते हैं। पहली है नेग्रिटो, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, तीसरा है मंगोलॉइड और इसमें भी कई उप श्रेणियां हैं, जिसमें पालाय मंगोलॉइड, इसमें लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले हैं। इसी तरह तिब्बतो मंगोलॉइड भी है। इसके बाद है मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय, इसमें पालाय मेडिटेरियन और मेडिटेरेनियन और इसके अलावा है ओरिएंटल या पूर्वी। और इसके बाद 5वीं जो शाखा है वो है पश्चिमी बैक्रीसेफल, इसमें अल्पिनोइड और डिनारिक व आर्मेनोइड है। इसके बाद 6ठी जो लास्ट वो है उसमें है नॉर्डिक। इस तरह से 6 भागों में या 6 श्रेणियों में मानव प्रजाति को बांटा गया है। भारत में पहुंचने वाला पहला अप्रवासीय जो मानव प्रजाति थी वो थी नेग्रिटो। कहा जाता है कि इनके बाद जो मानव समूह आए उनके आक्रमणों से ये खत्म हो गए और नेग्रिटो के अवशेष दक्षिण भारत में बुनाट के कादर, पुलियंस, इरोला, चेन्यू व आदम जनजातियां और अंडमान में अंडमानी, ओंगे और सोमपेन माने जाते हैं। इसके बाद थी दूसरी जो मानव प्रजाति होती है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। यह जनजातीय आबादी में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख तत्व है और ये भारत में आने वाले लोगों का दूसरा समूह था। यानी जो आजकल के आदिवासी जो मैदानी क्षेत्रों में हैं, हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमालय की तरफ तो मंगोलॉइड हैं, लेकिन जो मध्य भारत और दक्षिण की तरफ रहते हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड हैं। यानी भारत की जो जनजाति जिसको अपने को मूल निवासी कहती है वह वास्तव में प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है और वह भारत में आने वाला दूसरा बड़ा समूह था। यानी ये लोग भी कोई ये नहीं कह सकते कि यहाँ के मूल निवासी हैं। यदि वो ब्राह्मणों और या समेत सवर्ण जातियों को बाहरी कहते हैं तो इस मानव सभ्यता के विकास में वे भी बाहरी लोग हैं। यह आबादी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी भागों और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बसी है। इसमें मध्य भारत की अर्ध हिंदूकृत जनजातियां भी शामिल हैं और भारत की अनुसूचित जनजाति भी मुख्य रूप से इसी समूह की हैं। इसके तहत मध्य भारत के उरांव, मुंडा, संथाल, कोल, खोंड और कोरकू जनजातियां और दक्षिण भारत के मलयन, कुरुम्बा और योरुबा शामिल हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के जो आदिवासी हैं मूलतः प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं जो कि बाहर से आए थे। इसके बाद एक और मानव प्रजाति वो है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड हिमालय क्षेत्र में पश्चिम में लद्दाख से लेकर भारत के उत्तर पूर्वी सीमाओं तक बसे हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में फैले हुए हैं। मंगोलॉइड के 2 उप समूह हैं, पालाय मंगोलॉइड और तिब्बतो मंगोलॉइड। पालाय मंगोलॉइड के भी 2 प्रकार है, इसमें लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। पालाय मंगोलॉइड का स्तर अधिक आदिम प्रकृति का है और ये उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख तौर पर जो है समुदाय वो हैं खासी, जंतिया, गारो, नागा, मिजो, बोरो, कचारी, मिरी और रांभा हैं। तिब्बतो मंगोलॉइड में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ये लोग बसे हैं। इसके बाद जो चौथा समूह था मानव प्रजाति का जो भारत में आया वो है मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भी माने जाते हैं जो पूरे भारत में पाए जाते हैं। यह माना जाता है कि इन लोगों को आर्यों ने धकेल दिया था और ये गंगा की घाटी बेसिन में बिखर गए। ये उत्तर भारत की जनसंख्या के प्रभावशाली उच्च वर्ग के लोग हैं और आगे ये दक्षिण की ओर चले गए जो कि द्रविड़ भाषी आबादी के बीच प्रमुख यही लोग हैं। यानी जो द्रविड़ लोग हैं वो मूलतः मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए थे। यानी ये भी अप्रवासी लोग हैं, ये भी बाहर से आए लोग थे, ये भी मूल निवासी होने का दावा नहीं कर सकते। मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय के 3 उप समूह हैं, पालाय मेडिटेरियन, मेडिटेरियन ओरिएंटल व पूर्वी। पालाय मेडिटेरियन को माना जाता है कि भारत में आने वाले भूमध्य सागरीय लोगों का पहला और सबसे पुराना समूह है
जिसकी शारीरिक विशेषताएं मध्य आकार, गहरे रंग, हल्की कद काठी और लंबे सिर हैं। ये दक्षिणी भारत में काफ़ी और उत्तर भारत में बड़ी संख्या में रहते हैं। इस समूह के बाद भूमध्य सागरीय समूह ने भारत में प्रवेश किया और माना जाता है कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। ये भारत के समस्त उत्तरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या के रूप में फैले हैं। भूमध्य सागरीय का अंतिम समूह, जिसे ओरिएंटल कहा जाता है, सिंध, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी इस समूह में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम आज की जातियों के हिसाब से देखें तो इसमें कुछ लोग दलित भी हैं, कुछ ओबीसी भी हैं और कुछ द्रविड़ भी शामिल हैं। पांचवी जो मानव प्रजाति भारत में आती हुआ थी पश्चिमी बैक्ट्रीसेफल। इनकी आबादी बहुत कम है और ये माना जाता है कि कर्नाटक, उड़ीसा और कर्नाटक के कुर्गु क्षेत्र में ये लोग फैले हुए हैं। छठा जो समूह था मानव प्रजाति का वो है नॉर्डिक। नॉर्डिक अप्रवासियों की अंतिम लहर है और शारीरिक रूप से दिखने में ये अच्छी तरह से विकसित, नाक के लंबे सिर और मजबूत शारीरिक बनावट वाले और गोरे रंग के हैं। इन्हीं को लोग आर्य जाति भी कह देते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ये जो विभिन्न प्लेटों पर महाद्वीप बने हैं, इनका भी सरकना करीब 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसमें पहले जो खंड था उसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी और स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इस तरह मानव का प्रकार यानी होमिनिड 2.6 करोड़ वर्ष पूर्व यानी 2 करोड़ 60 लाख पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुका था और पिछले 50,000 वर्षों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि मनुष्य ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान की है और उससे पहले मनुष्य और पशुओं के समान ही वह जीवन जीता था। आज यह अद्भुत बात है कि कुछ लोग अपने को खुद मूल निवासी कह लेते हैं और दूसरों को विदेशी, जबकि वे भी खुद बाहर से आए हैं, यह विज्ञान की थ्योरी कहती है। एक चीज हमें याद भी रखनी होगी कि जो ट्राइबल शब्द है उसका अर्थ मूल निवासी नहीं होता है, उसका अर्थ है जनजाति। और इसी तरह जो अनुसूचित जाति है उसमें भी ऐसा कहीं नहीं है कि वह मूल निवासी है। ये मूल निवास का जो अंग्रेजी में शब्द वो है नेटिव से लिया जाता है। एक थ्योरी यह भी आई है कि धरती पर सभी मनुष्य अफ्रीकन है, यानी पहली जो मानव सभ्यता विकसित हुई थी या पहला मानव अफ्रीका पर पैदा हुआ था। माना जाता है कि 35,000 वर्ष पूर्व मानव अफ्रीका से निकलकर मध्य एशिया और यूरोप में जाकर बसा। यूरोप से होता हुआ मनुष्य चीन पहुंचा और वहां से घूमकर फिर वो भारत के कई हिस्सों में पहुंच गया था और दक्षिण भारत तक चला गया। और वैज्ञानिकों के माने तो लगभग 19 करोड़ साल पहले सभी ये जो द्वीप हैं वे एक ही थे और चारों ओर समुद्र था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, सभी ये जो द्वीप थे, महाद्वीप, वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अर्थात पृथ्वी पर सिर्फ एक टुकड़ा था जो कि समुद्र से घिरा था और इसके चारों तरफ जो समुद्र था और इसे नाम दिया था वैज्ञानिकों ने एंजिया। यह कह सकते हैं कि मनुष्य पहले एक ही स्थान पर रहता था और समय के कालखंड में वह अलग अलग क्षेत्रों में बसता चला गया। हालांकि एक अध्ययन यह भी कहता है कि धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड पर हुई थी, जिसे तब पेंजिया कहा जाता है और जो गोंडवाना और लारेशिया को मिलाकर बना था। गोंडवाना लैंड के अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप में विखंडन के बाद ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में बंट गए, यानी ये मानव इन क्षेत्रों में बंट गया था। भारत में जो विदेशी लोगों का परिकल्पना कही जाती है वह यह है कि जो लोग बाहर से आए, आक्रांता थे, यहाँ के धर्म को नष्ट करे थे, यहाँ के समाज को नष्ट करे थे, उनको विदेशी माना गया है। जबकि लोग बाहर से और भी आते रहे, लेकिन जो यहाँ की संस्कृति में समाहित होते चले गए, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया, जो यहीं के होकर रह गए, वे यहाँ के मान लिए गए थे। क्योंकि जातियों का क्रम जो है अद्भुत है। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर लें, यदि हम पासवान जाति को लें बिहार की, वह आज दलित जातियों में मानी जाती है, लेकिन उनको कहा जाता है कि वे क्षत्रिय जाति थी। इस तरह के और भी बातें हैं, जैसे कि राजपूती की चौहान और कई जातियां हैं जो
ब्राह्मण मूल की मानी जाती हैं। हिमालय की क्षेत्र की जो जातियां हैं जिसमें किरात थे, नाग थे और खस हैं, ये सभी अब हिंदू समाज का हिस्सा बन गए। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। अर्थात जैसे कभी वर्ण व्यवस्था में भी सभी को, कोई ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जन्म से ब्राह्मण ऐसा आता था, वो कर्म के आधार पे बनते थे। उसी तरह पर जो समाज का विकास होता चला गया, उसमें जातियां भी बदली, क्षेत्र भी जैसे जैसे बदले। इससे यह कहना ये कि गलत है कि एक जाति जो आज बन चुकी है वो सभी विदेशी थे। यदि हम माने तो इस हिसाब से तो यहाँ के जो आदिवासी हैं या जो दलित हैं और इनके ही कुछ अतिरेक संगठन जो ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि वे विदेशी हैं, उनको यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए कि वे भी खुद ऑस्ट्रेलिया से या अफ्रीका से आए हैं। इस मुद्दे पर अभी और वीडियो मेरी आएंगी, उनको भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। प्रतीक्षा कीजिए नए मुद्दे की। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।